दिल्ली में दिन भर तबलीगी जमात के मरकज से लोगों को निकालने का काम किया जाता रहा। दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले सामने आने लगे, जिससे सरकारें सतर्क हो गईं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज पर आ गया। डॉक्टरों की कई टीमें जमात के मरकज यानी सेंटर के बाहर बिठा दी गईं और एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग शुरू हुई। लॉकडाउन के बावजूद मरकज में अभी तक 1500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। क्वारंटाइन के लिए लेके जा रहे हैं। हाँ। उसके बाद जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको हम ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल। कितने लोग होंगे अंदाजन अगर बता सकें? हर एक की स्क्रीनिंग करने और इमारत को खाली कराने का काम शुरू हुआ। जब एक एक आदमी को स्क्रीन किया जाता है, डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, कई टीमें वहाँ पर लगी हुई है, एक एक को चेक कर रहे हैं। किसी को लगता है तबीयत खराब है तो अस्पताल भेजते हैं, बाकी क्वारंटाइन सेंटर भेजते हैं। हर तरह के हालात से निपटने के लिए पुलिस की तैनाती की गई। स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा उपकरण पहनकर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे और डीटीसी की बसों में लोगों को बिठाना शुरू कर दिया। लगातार बसों से लोगों को ले जाने का काम चलता रहा। जिन लोगों में अभी तक कोरोना के लक्षण नहीं है उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। और सरकारों की नजर तबलीगी जमात के मरकज पर तब पड़ी जब एक नहीं बल्कि 5 राज्यों में कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों का सीधा कनेक्शन दिल्ली के निजामुद्दीन से जुड़ा। इनमें सबसे पहला नंबर जम्मू कश्मीर का है, जहां एक बुजुर्ग की मौत 26 मार्च को हुई। फिर तमिलनाडु से भी एक ऐसे शख्स की मौत की खबर आई जिसका कनेक्शन तबलीगी जमात से था। तेलंगाना में कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों में 6 का कनेक्शन भी निजामुद्दीन के मरकज से मिला। तबलीगी जमात के सेंटर से ही कर्नाटक भी एक शख्स पहुंचा जिसकी मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई। और एक फिलीपींस के नागरिक की मौत मुंबई में हुई जो तबलीगी जमात के इसी कार्यक्रम में शामिल हुआ था। और जब इतनी सारी घटनाओं का सीधा कनेक्शन मरकज से मिला तो सरकार के कान खड़े हो गए। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बीच अब तक वहां हजारों लोग जमा थे। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली सरकार को पूरा मामला 29 मार्च को ही पता लग गया था, लेकिन सरकारी टीम को इमारत के अंदर घुसने नहीं दिया गया। दिल्ली सरकार को जैसे इसकी सूचना मिली, पहले शायद कुछ 5 या 6 लोगों की तबीयत खराब हुई जो अनुमान के रहने वाले थे। आरएमएल में उनको एडमिट कराया गया था। 3 दिन पहले शायद वो पॉजिटिव आए हैं रात के टाइम। तो परसों हमें बताया गया कि भाई यहाँ पर 6-7 केस पॉजिटिव निकले। उसके बाद से हमारी टीमें वहाँ पर बाहर बैठा दी गई, अंदर जाना अलाउ नहीं किया गया उन्होंने। कई महकमों को मिलाकर पूरे एहतियात के साथ कार्रवाई शुरू करने में ही 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन अब मरकज पर सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। 5 लोगों से ज्यादा का कंजेशन, कोई भी फंक्शन अलाउड नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का काम किया है। सरकार ने, मैंने खुद लिख के भेजा एलजी साहब को कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको बख्शा ना जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया है। एक साथ इतने सारे लोग हैं, अगर तबीयत खराब हो रही है उन्होंने छुपाया, उसको बताया नहीं है। हंगामे के बीच मरकज की सफाई भी सामने आई। मरकज ने बताया कि वो दिल्ली पुलिस से लगातार संपर्क में थे। लॉकडाउन के बीच मरकज में फंसे लोगों को निकालने के लिए मदद मांगी जाती रही, जिसकी चिट्ठियां भी सबूत के तौर पर जारी की गई हैं। लेकिन तबलीगी जमात खुद ये बात कह रही है कि हजारों लोगों की मौजूदगी में उनका कार्यक्रम 23 मार्च तक चला, जबकि उस वक्त दिल्ली में लॉकडाउन लागू हो चुका था। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था और उस वक्त भी मरकज में कार्यक्रम चल रहा था। दिल्ली में लॉकडाउन अनाउंस किया गया 23 तारीख को, तब यहाँ पर कितने लोग थे? तकरीबन 3000 के करीब का मजमा था और उसको हमने पता क्या किया, हमारा प्रोग्राम 24 तारीख को खत्म हो रहा था, तो 24 की बजाय हमने उसको 23 तारीख को खत्म किया है। मरकज का ये कार्यक्रम 16 मार्च को शुरू हुआ था, जिसमें कई देशों के लोग शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक कुल 16 देशों के लोग इसमें शामिल थे, जिनमें सबसे ज्यादा 72 लोग इंडोनेशिया से आए। थाईलैंड के 71 लोग इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। 34 लोग श्रीलंका से आए और तबलीगी जमात के इज्तिमा में यानी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी तरह म्यांमार से 33 लोग आए जिन्होंने कई सावधानियां नहीं बरती। किर्गिस्तान से 28 लोग तबलीगी जमात के इसी इज्तिमा में शामिल हुए और मलेशिया से आए हुए 20 लोग भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा बने। और इतनी बड़ी तादाद में आए विदेशी लोगों के साथ इस कार्यक्रम में भारत के अलग अलग राज्यों से आए सैकड़ों लोग शामिल हुए। इज्तिमा के बाद ये लोग अलग अलग राज्यों में चले गए। अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन सभी लोगों को ढूंढने की है। निजामुद्दीन के पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया है और चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। मरकज से निकाले गए सैकड़ों लोगों को अलग अलग अस्पतालों में रखा गया है। जो लोग वहाँ पर शामिल हुए थे इज्तिमा में, उनमें से 150 से ज्यादा लोगों को दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में सोमवार को जो मामले बढ़े, करीब 25 मामले, उनमें से 18 मामले निजामुद्दीन इलाके के इज्तिमा में शामिल हुए लोगों की थी। सरकार ने अपील की है कि इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोग हेल्पलाइन पर सरकार को जरूर बताएं।
हालांकि देश के कई राज्यों में सरकारी एजेंसियां उन लोगों की तलाश में जुटी हैं जो तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक अकेले तेलंगाना से 1030 लोग निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी में राज्य सरकार ने 157 लोगों की लिस्ट तैयार की है जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात के इज्तिमा से हो सकता है। हालांकि आंकड़ा इससे बड़ा भी हो सकता है। मध्य प्रदेश से 107 लोगों के तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने की खबर है। मुंबई में भी ऐसे 150 लोग हैं जो निजामुद्दीन इलाके में हुए इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक देश में ऐसे 2000 से ज्यादा लोगों की पहचान हो चुकी है जो इस कार्यक्रम से जुड़े हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि तबलीगी जमात से जुड़े 824 विदेशी नागरिक अब भी देश में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, क्योंकि तबलीगी जमात का मरकज भारत में इस जमात का सबसे बड़ा सेंटर है जिसमें इस्लाम का प्रचार करने के लिए देश से ही नहीं विदेशों से भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। और ऐसे लोग कुछ दिन ठहरने के बाद अलग अलग मस्जिदों में ठिकाना बनाते हैं। दिल्ली में भी ऐसी कुछ मस्जिदें हैं जहां पिछले कुछ दिनों में तबलीगी जमात से जुड़े लोग पहुंचे। जहांगीरपुरी की मस्जिद में भी ऐसे ही लोग ठहरे हुए हैं। ये लोग जो पश्चिम बंगाल के हैं यही कारण था, नहीं तो हम इनको उसी दिन पे जो है इनको भिजवा दिया होता। और दूर दराज का होने की वजह से ये हमारी मजबूरी थी कि हम इनको कहीं भेज नहीं सकते थे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का ये आदेश था कि जो जहाँ है वो वहीं पे एकदम से लोग हो जाए। ऐसे 9 विदेशी जाकिर नगर की मस्जिद में भी मौजूद हैं और 22 मार्च से मस्जिद में ही रह रहे हैं। लेकिन तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर अब जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि बड़ी संख्या में विदेशी लोगों की मौजूदगी के बावजूद कोई सावधानी नहीं बरती गई। दूसरा आरोप यह है कि लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू के दौरान हजारों लोगों को साथ लेकर कार्यक्रम किया गया। तीसरा आरोप यह है कि लोगों के बीमार होने के बावजूद इसकी जानकारी सरकार को देने की बजाय उन्होंने छुपाने की कोशिश की। चौथा आरोप यह है कि सैकड़ों विदेशी लोगों की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम के बाद लोगों को पूरे देश में भेज दिया गया और सूत्रों के मुताबिक अब विदेश से आए लोगों पर वीजा के नियमों के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। आरोप है कि टूरिस्ट वीजा पर भारत आए ये लोग धार्मिक प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। इस बीच झारखंड में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया और इसका ताल्लुक भी तबलीगी जमात से ही। इस्लाम के प्रचार के लिए मलेशिया से आई ये महिला तबलीगी जमात से जुड़ी है और जमात से जुड़े लोगों की तलाश करते हुए सरकारी एजेंसियां रांची में इस महिला के पास पहुंची। कोरोना वायरस के टेस्ट में महिला पॉजिटिव पाई गई है। अब तक झारखंड में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया था। महिला जो एसिम्टोमेटिक है, अर्थात उसे कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन कोरोना का टेस्ट उसको पॉजिटिव आया है और वो खेलगांव के क्वारंटीन सेंटर में वहां रखी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के खतरे को नजरअंदाज कर निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर नाराजगी जताई। इस वक्त नवरात्रे के टाइम चल रहा है, लेकिन कहीं हम नहीं देखते कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। गुरुद्वारे सारे बंद कर दिए गए हैं, मस्जिदों के अंदर लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। ऐसे में इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिल्कुल गलत था। पश्चिम बंगाल में डेयरी उद्योग को भारी नुकसान से बचाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन के बीच शर्तों के साथ मिठाई की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी। सरकार ने तय किया है कि राज्य में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे यानी 4 घंटे के लिए मिठाई की दुकानें खोली जा सकेंगी, जिसका कोलकाता में असर भी दिखा। लॉकडाउन की वजह से बंद मिठाई की दुकानें शर्तों के मुताबिक दोपहर 12 बजे खोली गईं। लोगों को मामूली राहत देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज से मिठाई की दुकानों को 12 से लेकर के 4 बजे तक खोलने के आदेश दिए हैं। कई दुकानों में ग्राहकों की भीड़ नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग पालन करते दिखे। इसके अलावा सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बाद ही लोगों को दुकानों में जाने दिया गया। फिलहाल ममता सरकार ने रोजाना 4 घंटे ही मिठाई की दुकानों को खोले रखने की इजाजत दी है। साथ ही कहा गया है कि कोरोना से लड़ाई में जरूरी होने पर यह छूट भी खत्म की जा सकती है। चीन में कोरोना वायरस का केंद्र रहे वुहान में जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। वहां 2 महीने के लॉकडाउन के बाद बाजारों को फिर से खोल दिया गया और लोगों को ट्रेनों, बसों और दूसरी गाड़ियों में सफर करने की भी इजाजत दे दी गई, जिसके बाद मुंह को मास्क से ढके कुछ लोग मेट्रो में सफर भी करते दिखाई दिए। हालांकि इस दौरान यात्रियों को स्वास्थ्य अधिकारियों की तरफ से दिए गए ग्रीन कार्ड को दिखाना जरूरी है, जिससे ये पता चलता है कि वो कोरोना से पीड़ित नहीं है। साथ ही ट्रेनों में स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां देने वाले कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा दी गई ताकि लोग एहतियात बरतते रहें। 说大家可以恢复正常了，就是可以进入正常的生活状态了。 साथ ही खरीदारी के लिए ज्यादातर मॉल और सुपरमार्केट भी लोगों के लिए फिर से खोल दिए गए। हालांकि वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लोगों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर एक कतार में खड़ा कराया गया। सलमान खान का अपने भांजे के साथ मस्ती का वीडियो वायरल हो गया। सलमान खान का अपने भांजे आहिल के साथ घर पर मस्ती करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मागू
with his finger in his nose. दिल्ली के बुराड़ी में सरकारी राशन की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई और इस दौरान किसी ने भी एक दूसरे से जरूरी दूरी का ध्यान नहीं रखा। यहाँ रोज जो है 500, 700, 1000, 1500 तक आदमी इकट्ठा हो जाता है। पाकिस्तान में लॉकडाउन के बीच मोटरसाइकिल पर बैठे दो लड़कों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में पीछे बैठा लड़का महिलाओं के कपड़े पहनकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। महाराष्ट्र सरकार ने लोगों से कोरोना वायरस से जुड़े अप्रैल फूल के मैसेज नहीं भेजने की अपील की। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वक्त कोई गलत मैसेजेस या कोई गलत व्हाट्सएप जिससे माहौल खराब हो या कुछ अफवाहें ना फैलाए। गुजरात के आणंद में पुलिस ने छापेमारी कर काफी नकली सैनिटाइजर जब्त कर लिया। कि जो सामान्य से 3 से 4 गुना कीमत ऊपर उसकी बिक्री करी जा रही थी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें अजमेर शरीफ दरगाह की तरफ से सभी श्रद्धालुओं से घर पर ही रहने की अपील की गई। भारत सरकार ने जो ये लॉकडाउन का ऐलान किया है इसकी मुकम्मल अमल करें इसके ऊपर और पाबंद रहें, अपने घरों में रहें। कोरोना वायरस से जारी लड़ाई के बीच यूपी में एम्बुलेंस कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। आरोप है कि सरकार की तरफ से उनकी सुरक्षा के लिए अब तक कोई व्यवस्था नहीं की गई और यही वजह रही कि राज्य भर के सभी एम्बुलेंस कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी। इसका असर हरदोई में भी देखने को मिला, जहां एक अस्पताल के बाहर कई एम्बुलेंस खड़ी नजर आईं, जिस वजह से मरीजों और उनके परिवार वालों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। पूरे विश्व में कोरोना जैसी महाबीमारी चल रही, हम लोगों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई ना अभी तक। किट, ग्लव्स, मास्क कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। हरदोई ही नहीं, यूपी के फिरोजाबाद में भी एम्बुलेंस कर्मी हड़ताल पर चले गए। यही नहीं, पीलीभीत में भी सरकारी अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस खड़ी नजर आईं। इन कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक उनके लिए मास्क, सैनिटाइजर और दस्तानों समेत दूसरे जरूरत के सामान का इंतजाम नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। चीन के सिचुआन प्रांत के जंगल में लगी भीषण आग को बुझाने के दौरान 19 लोगों की मौत हो गई। आग पहले जंगल के पास एक खेत में लगी, जिसके बाद तेज हवाओं की वजह से फैलते हुए वो जंगल तक पहुंच गई। थोड़ी ही देर में आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि उसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से उठती दिखाई दी। आसमान में काला धुआं छा गया। कई जगहों पर तो आग की लपटें 100 फीट से भी ऊपर तक उठती नजर आईं, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई टीमें फौरन वहां पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गईं। दमकल विभाग के 300 से ज्यादा कर्मचारियों को इस काम में लगाया गया। आग बुझाने के काम में कई हेलीकॉप्टरों की भी मदद ली गई, जो आसमान से पानी की बौछार करते दिखाई दिए, लेकिन इसके बाद भी आग नहीं बुझी। बाद में बढ़ते खतरे को देखते हुए जंगल के नजदीक वाले रिहायशी इलाकों को सेना की मदद से खाली करवाने का काम शुरू किया गया। इस काम में सेना के 700 जवानों को लगाया गया है। कोरोना वायरस से लड़ने और इस जानलेवा बीमारी को फैलने से रोकने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत राज्य में जिन लोगों को घरों में क्वारंटीन किया गया है, उन्हें हर रोज सरकार को एक मोबाइल ऐप पर 14 सेल्फी साझा करने को कहा गया है। इसमें सोने के वक्त रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक के समय को छोड़कर हर घंटे क्वारंटीन के दौरान तस्वीर भेजनी होगी और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसे सरकार की तरफ से बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि तस्वीर भेजने के साथ मोबाइल फोन में जीपीएस भी ऑन रखना होगा ताकि जगह का पता लगाया जा सके। यह नियम इसलिए लाना पड़ा क्योंकि बेंगलुरु में कुछ लोग होम क्वारंटीन से भाग गए थे, जिसके बाद उन्हें उनके गांव से गिरफ्तार किया गया। मुंबई के वर्ली में कोरोना वायरस के 5 मरीजों के मिलने के बाद एक इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया। बताया गया कि एक क्लिनिक में काम करने वाले इन 5 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई, जिसके बाद पुलिस ने उस इलाके को चारों तरफ से बंद कर दिया। वहां की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई और पुलिस के कई जवानों को वहां तैनात कर दिया गया। साथ ही उस इलाके में रहने वाले लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा बाहर से उस इलाके में जाने वाले लोगों को भी रोक दिया गया। जो लोग जो आइडेंटिफाई हुए लोग हैं उन्हें जो है फिलहाल जो है वो निगरानी में रखा गया हुआ है, पूरे इलाके को क्वारंटाइन किया गया हुआ है। खबर है कि पुलिस, बीएमसी के कर्मचारी और डॉक्टरों को ही वहां जाने की मंजूरी मिली है और डॉक्टरों की टीम वहां के सभी लोगों की जांच में जुटी है। वहीं राज्य सरकार ने दावा किया कि हालात काबू में है। सरकार बड़ी सक्षम है और पूरे एरिया को सैनिटाइज कर रही है, उस एरिया को पूरा सील कर रही है और अभी तक का जो केसेस स्प्रेड होना चाहिए था उतनी नहीं है। देश में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ते ही N95 मास्क की मांग भी काफी तेजी से बढ़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी महीने से अब तक N95 मास्क की मांग 29,000 गुना बढ़ गई। कोरोना वायरस के फैलने से पहले देश में रोजाना करीब 1700 N95 मास्क बिकते थे।
जबकि इस वक्त देश में रोजाना करीब 4 करोड़ से ज्यादा N95 मास्क बेचे जा रहे हैं। इसके बाद भी इन मास्क की कमी बनी हुई है, क्योंकि देश में रोजाना करीब 10 करोड़ मास्क की जरूरत है। मांग बढ़ने के साथ ही इसकी कीमतों में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि पहले ये मास्क 150 रुपए में मिलता था, जबकि अब इसकी कीमत 350 से 400 रुपए तक पहुंच गई। आंध्र प्रदेश के कुर्नूलू में एक पुलिस वाले ने घोड़े पर सवार होकर लोगों को कोरोना वायरस के खतरे से जागरूक किया। मारुति शंकर नाम के इस पुलिसकर्मी ने एक बेहद खास अंदाज में लोगों को सावधान रहने की सलाह दी और इसके लिए वो एक घोड़े पर बैठकर लोगों को कोरोना वायरस से बचने के तरीके बताता दिखा। इतना ही नहीं, ये पुलिसकर्मी जिस घोड़े पर बैठा था उसके पूरे शरीर पर वायरस की आकृति वाले निशान बनाए गए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का इस गंभीर परेशानी की तरफ ध्यान खींचा जा सके और उन्हें इस खतरे को लेकर आगाह किया जा सके। इस पुलिस वाले ने अपनी आवाज दूर दूर तक पहुंचाने के लिए एक लाउडस्पीकर ले रखा था, जिसके जरिए वो लोगों से कोरोना वायरस से बचने की अपील करता रहा। हालांकि इस अनोखे जागरूकता अभियान को देखने के लिए कई लोग वहां जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस वाले ने लोगों को घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। सहवाग ने दही से मक्खन निकालने का एक वीडियो शेयर किया। वीरेंद्र सहवाग ने अपनी मां का दही से मक्खन निकालने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना की मदद से कई इलाकों को सैनिटाइज किया गया। साथ ही कई जरूरतमंद लोगों को खाने पीने की चीजें बांटी गई। आर्मी की तरफ से, क्योंकि उनको हमको खाने को सामान मिला है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ के कुछ जवानों ने जरूरतमंद लोगों की मदद की। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से पंजाब में गरीब परिवारों को खाने पीने की चीजें पहुंचाने की अपील की। कोई भी परिवार को तकलीफ है, श्रोमणी अकाली दल का वर्कर अगे होकर मदद करनी चाहिए है। मुंबई के पास भिवंडी में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिना वजह घर से बाहर निकले लोगों को मुर्गा बनाकर सजा दी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने लॉकडाउन के बीच घर पर अपने परिवार के लिए कॉफी बनाने का वीडियो शेयर किया। गुजरात के अहमदाबाद में गांव लौट रहे दिहाड़ी मजदूरों को ठहराने के लिए नगर निगम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अहमदाबाद नगर निगम ने इन मजदूरों के लिए कई रैन बसेरों में 1000 से ज्यादा बेड की व्यवस्था की है, ताकि गांव लौट रहे इन मजदूरों को वहां रहने की दिक्कत ना हो। ऐसे ही एक रैन बसेरे में कुछ मजदूरों को ठहराया गया, जहां उनके लिए बेड के साथ गद्दों और तकियों का भी इंतजाम किया गया, ताकि लॉकडाउन के दौरान ये मजदूर वहां आराम से रह सकें। साथ ही उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा गया। जो भी मजदूर बाहर से आते हैं उनको यहाँ रहने के लिए कहा जा रहा है। स्थिति कमोबेश ये है कि लोग यहाँ पर जो रुके हैं वो जाना चाहते हैं अपने गांव, लेकिन अभी इजाजत नहीं है। बड़ी संख्या में गांव लौट रहे मजदूरों से कोरोना के फैलने का खतरा है। यही वजह रही कि सभी राज्यों की सीमाओं पर सख्ती बढ़ा दी गई और जगह जगह इन मजदूरों के रहने और खाने पीने के इंतजाम कर दिए गए। गाँव जाने के लिए निकला था, लेकिन आगे से हमें रोक के नहीं, भाई बीमारी का खतरा है, इस वजह से हमें रोक लिया गया और यहाँ विश्राम गृह में छोड़ दिया गया इलाके। केंद्र सरकार ने देश भर में ऐसी 9 जगहों की पहचान की है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इनमें राजस्थान के भीलवाड़ा के हालात पर भी सरकार लगातार नजर रख रही है। राजस्थान में भीलवाड़ा ही वो जगह है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसी तरह पंजाब का शहीद भगत सिंह नगर जिला यानी नवा शहर, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और दिल्ली के दिलशाद गार्डन और निजामुद्दीन इलाके को भी सरकार ने इन जगहों में रखा है। इसके अलावा मुंबई और पुणे को भी सरकार ने कोरोना का हॉटस्पॉट माना है। हॉटस्पॉट से मतलब है वो जगह जहां कोरोना का सबसे ज्यादा असर है। इनमें केरल का कासरगोड और पतनमतिट्टा जिला भी शामिल है, जहां कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार कोरोना के 9 हॉटस्पॉट पर पैनी नजर रख रही है ताकि इस पर रोकथाम हो सके। जर्मनी में कोरोना वायरस के खौफ के बीच लोगों को जागरूक करने के लिए रोबोट तैनात किए गए। जर्मनी में कोरोना के अब तक 67,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 650 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में वहां लोगों को जागरूक करने के लिए कई जगहों पर रोबोट तैनात कर दिए गए। वहां के एक स्टोर में ऐसा ही एक रोबोट लोगों की मदद करता नजर आया। Willkommen in Edeka Marktstocker. Ich bin Pepper und auch in Zeiten der Krise wollen wir Ihnen mit gutem Service zur Seite stehen. ये रोबोट वहां खरीदारी करने पहुंचे लोगों को एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने की हिदायत देता दिखा। Der Kassenbereich ist in 3 Abschnitte unterteilt. वहां मौजूद लोग भी रोबोट से मिले निर्देशों को मानते नजर आए। In Ordnung für mich. Ich finde den Abstand halt zu den anderen Menschen halt wichtig und जर्मनी में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। असम में लॉकडाउन के बीच जोरहाट के एक गांव में
तेंदुए के घुसने से दहशत फैल गई। ये तेंदुआ पास के जंगल से भटककर गांव में पहुंच गया और एक मकान में घुस गया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस और बीएसएफ के जवान वहां पहुंच गए और तेंदुए को पकड़ने की कोशिश करने लगे। तेंदुए को पकड़ने के लिए पुलिस और बीएसएफ जवानों ने मकान को घेर लिया और चारों तरफ बंदूक लेकर तैनात हो गए। लेकिन तेंदुआ बीएसएफ के एक जवान समेत 3 लोगों पर हमला कर पेड़ पर चढ़ गया। इस दौरान वो काफी देर तक पेड़ पर बैठकर दहाड़े मारता रहा। हालांकि बाद में वहां पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को बेहोश कर पकड़ा और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लड़ाई में अब सीआरपीएफ के जवानों की भी मदद ली जाएगी। जानकारी के मुताबिक देश भर में तैनात सीआरपीएफ के जवानों से राहत के काम में मदद ली जा सकती है। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी सीआरपीएफ के जवान पुलिस की मदद करेंगे। साथ ही एम्बुलेंस और पानी के टैंकर भी सीआरपीएफ की मदद से जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाएंगे। लोगों के बीच कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने में भी इन जवानों की मदद ली जा सकती है। यही नहीं, सामान ढोने के लिए भी सीआरपीएफ की गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जरूरतमंदों में खाने पीने का सामान बांटने में भी सीआरपीएफ के जवानों की मदद ली जा सकती है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में खुली जगह पर दुकानें लगाएंगे। त्रिपुरा के अगरतला में खुली जगह पर दुकानें लगाई गईं ताकि लोग एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाकर चीजें खरीद सकें। कोरोना वायरस संकट के बीच रोहित शर्मा ने 80 लाख रुपए की मदद की। उन्होंने इस रकम से 45 लाख रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष और 25 लाख रुपए महाराष्ट्र में सीएम राहत कोष को दिए। इसके अलावा बाकी रकम दूसरी संस्थाओं को दान की। कर्नाटक के तुमकुर में सिद्धगंगा मठ की तरफ से गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाया गया। चंडीगढ़ पुलिस ने सेक्टर 34 और सेक्टर 44 के पास तेंदुआ दिखने की खबर के बाद लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए सतर्क रहने की हिदायत दी। एक दिन पहले ही चंडीगढ़ में वन विभाग ने एक तेंदुए को पकड़ा था। लॉकडाउन के बाद से सड़कों पर सन्नाटा है, जिस वजह से कई जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में घुसने के मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात में कोरोना वायरस की वजह से करीब 1200 कैदियों को 2 महीने के लिए पैरोल पर छोड़ दिया गया। मोरबी में कुछ पुलिस वालों ने खुद कैदियों को अपनी बाइक पर छोड़ा। पंजाब में शिक्षा विभाग ने 4th क्लास तक के छात्रों को बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में भेजने का फैसला लिया। यह फैसला सभी सरकारी और निजी स्कूलों में लागू होगा। लॉकडाउन लागू करने के लिए कानून की धाराएं तो पुलिस वालों को जबानी याद हैं, लेकिन लोगों को समझाने के लिए देश भर में पुलिस के अफसरों ने अब अनोखी तरकीब अपनाई। आम लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस अफसरों ने गीत, संगीत और शायरी का सहारा लेना शुरू कर दिया। और इसी इरादे से पंजाब के गुरदासपुर के बटाला कस्बे में इंस्पेक्टर बलदेव सिंह देवी अपनी गाड़ी पर लाउडस्पीकर बांधकर गश्त करने निकले। उनके गाने से पहले बाकायदा ऐलान भी किया गया। कोरोना नामराद बीमारी नूं ठल पाउण वास्ते एक बहुत वधिया गाना तैयार किया गया, जो कि पंजाबी जां सारे बटाला निवासी इहनूं सुन के ते अमल करो। इसके बाद इंस्पेक्टर ने पूरे सुर, लय और ताल के साथ लॉकडाउन का महत्व गाने के जरिए समझाया। आप अपने घर बैठो तुसी गल मन लो सरकारां दी। वहीं यूपी के कानपुर में पुलिस रिस्पांस व्हीकल पर तैनात कांस्टेबल लोकेश कुमार और राहुल यादव ने कविता के जरिए हाथ जोड़कर लोगों से घर में ही रहने की अपील की, जिसमें हेड कांस्टेबल वीरेंद्र यादव और महिला कांस्टेबल अनीता ने भी उनका साथ दिया। हाल महामारी की नहीं कोई दवाएं, लॉकडाउन ही एक उपाय, लोगों की अफवाहें ना अपनाएं। नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब सुबह 7 बजे का कोरोना बुलेटिन। तो 7 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज़ 18 देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद भी करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं।
देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब तक देश भर में कोरोना के कुल मामले 1397 हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 146 नए केस सामने आए। अब तक देश में कोरोना की वजह से कुल 35 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक करीब 124 लोग कोरोना की बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में दिन भर तबलीगी जमात के मरकज से लोगों को निकालने का काम किया जाता रहा। दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम के बाद देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के मामले सामने आने लगे, जिससे सरकारें सतर्क हो गईं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का ध्यान निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज पर आ गया। डॉक्टरों की कई टीमें जमात के मरकज यानी सेंटर के बाहर बिठा दी गईं और एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग शुरू हुई। लॉकडाउन के बावजूद मरकज में अभी तक 1500 से ज्यादा लोग मौजूद थे। क्वारंटाइन के लिए लेके जा रहे हैं। हाँ। उसके बाद जो पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको हम ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल। कितने लोग होंगे अंदाजन अगर बता सकें? हर एक की स्क्रीनिंग करने और इमारत को खाली कराने का काम शुरू हुआ। जब एक एक आदमी को स्क्रीन किया जाता है, डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, कई टीमें वहाँ पर लगी हुई है, एक एक को चेक कर रहे हैं। किसी को लगता है तबीयत खराब है तो अस्पताल भेजते हैं, बाकी क्वारंटाइन सेंटर भेजते हैं। हर तरह के हालात से निपटने के लिए पुलिस की तैनाती की गई। स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा उपकरण पहनकर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे और डीटीसी की बसों में लोगों को बिठाना शुरू कर दिया। लगातार बसों से लोगों को ले जाने का काम चलता रहा। जिन लोगों में अभी तक कोरोना के लक्षण नहीं है उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया। और सरकारों की नजर तबलीगी जमात के मरकज पर तब पड़ी जब एक नहीं बल्कि 5 राज्यों में कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों का सीधा कनेक्शन दिल्ली के निजामुद्दीन से जुड़ा। इनमें सबसे पहला नंबर जम्मू कश्मीर का है, जहां एक बुजुर्ग की मौत 26 मार्च को हुई। फिर तमिलनाडु से भी एक ऐसे शख्स की मौत की खबर आई जिसका कनेक्शन तबलीगी जमात से था। तेलंगाना में कोरोना वायरस के कारण मरने वाले लोगों में 6 का कनेक्शन भी निजामुद्दीन के मरकज से मिला। तबलीगी जमात के सेंटर से ही कर्नाटक भी एक शख्स पहुंचा जिसकी मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई। और एक फिलीपींस के नागरिक की मौत मुंबई में हुई जो तबलीगी जमात के इसी कार्यक्रम में शामिल हुआ था। और जब इतनी सारी घटनाओं का सीधा कनेक्शन मरकज से मिला तो सरकार के कान खड़े हो गए। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बीच अब तक वहां हजारों लोग जमा थे। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली सरकार को पूरा मामला 29 मार्च को ही पता लग गया था, लेकिन सरकारी टीम को इमारत के अंदर घुसने नहीं दिया गया। दिल्ली सरकार को जैसे इसकी सूचना मिली, पहले शायद कुछ 5 या 6 लोगों की तबीयत खराब हुई जो अनुमान के रहने वाले थे। आरएमएल में उनको एडमिट कराया गया था। 3 दिन पहले शायद वो पॉजिटिव आए हैं रात के टाइम। तो परसों हमें बताया गया कि भाई यहाँ पर 6-7 केस पॉजिटिव निकले। उसके बाद से हमारी टीमें वहाँ पर बाहर बैठा दी गई, अंदर जाना अलाउ नहीं किया गया उन्होंने। कई महकमों को मिलाकर पूरे एहतियात के साथ कार्रवाई शुरू करने में ही 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया, लेकिन अब मरकज पर सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। 5 लोगों से ज्यादा का कंजेशन, कोई भी फंक्शन अलाउड नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने इस तरह का काम किया है। सरकार ने, मैंने खुद लिख के भेजा एलजी साहब को कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको बख्शा ना जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया है। एक साथ इतने सारे लोग हैं, अगर तबीयत खराब हो रही है उन्होंने छुपाया, उसको बताया नहीं है। हंगामे के बीच मरकज की सफाई भी सामने आई। मरकज ने बताया कि वो दिल्ली पुलिस से लगातार संपर्क में थे। लॉकडाउन के बीच मरकज में फंसे लोगों को निकालने के लिए मदद मांगी जाती रही, जिसकी चिट्ठियां भी सबूत के तौर पर जारी की गई हैं। लेकिन तबलीगी जमात खुद ये बात कह रही है कि हजारों लोगों की मौजूदगी में उनका कार्यक्रम 23 मार्च तक चला, जबकि उस वक्त दिल्ली में लॉकडाउन लागू हो चुका था। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था और उस वक्त भी मरकज में कार्यक्रम चल रहा था। दिल्ली में लॉकडाउन अनाउंस किया गया 23 तारीख को, तब यहाँ पर कितने लोग थे? तकरीबन 3000 के करीब का मजमा था और उसको हमने पता क्या किया, हमारा प्रोग्राम 24 तारीख को खत्म हो रहा था, तो 24 की बजाय हमने उसको 23 तारीख को खत्म किया है। मरकज का ये कार्यक्रम 16 मार्च को शुरू हुआ था, जिसमें कई देशों के लोग शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक कुल 16 देशों के लोग इसमें शामिल थे, जिनमें सबसे ज्यादा 72 लोग इंडोनेशिया से आए। थाईलैंड के 71 लोग इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। 34 लोग श्रीलंका से आए और तबलीगी जमात के इज्तिमा में यानी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी तरह म्यांमार से 33 लोग आए जिन्होंने कई सावधानियां नहीं बरती। किर्गिस्तान से 28 लोग तबलीगी जमात के इसी इज्तिमा में शामिल हुए और मलेशिया से आए हुए 20 लोग भी इसी कार्यक्रम का हिस्सा बने। और इतनी बड़ी तादाद में आए विदेशी लोगों के साथ इस कार्यक्रम में भारत के अलग अलग राज्यों से आए सैकड़ों लोग शामिल हुए। इज्तिमा के बाद ये लोग अलग अलग राज्यों में चले गए। अब सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती उन सभी लोगों को ढूंढने की है। निजामुद्दीन के पूरे इलाके को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया गया है और चप्पे चप्पे पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। मरकज से निकाले गए सैकड़ों लोगों को अलग अलग अस्पतालों में रखा गया है। जो लोग वहाँ पर शामिल हुए थे इज्तिमा में,
उनमें से 150 से ज़्यादा लोगों को दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में सोमवार को जो मामले बढ़े, करीब 25 मामले, उनमें से 18 मामले निजामुद्दीन इलाके के इज्तिमा में शामिल हुए लोगों की थी। सरकार ने अपील की है कि इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोग हेल्पलाइन पर सरकार को जरूर बताएं। हालांकि देश के कई राज्यों में सरकारी एजेंसियां उन लोगों की तलाश में जुटी हैं जो तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक अकेले तेलंगाना से 1030 लोग निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी में राज्य सरकार ने 157 लोगों की लिस्ट तैयार की है जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात के इज्तिमा से हो सकता है। हालांकि आंकड़ा इससे बड़ा भी हो सकता है। मध्य प्रदेश से 107 लोगों के तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने की खबर है। मुंबई में भी ऐसे 150 लोग हैं जो निजामुद्दीन इलाके में हुए इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक देश में ऐसे 2000 से ज्यादा लोगों की पहचान हो चुकी है जो इस कार्यक्रम से जुड़े हो सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि तबलीगी जमात से जुड़े 824 विदेशी नागरिक अब भी देश में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, क्योंकि तबलीगी जमात का मरकज भारत में इस जमात का सबसे बड़ा सेंटर है जिसमें इस्लाम का प्रचार करने के लिए देश से ही नहीं विदेशों से भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। और ऐसे लोग कुछ दिन ठहरने के बाद अलग अलग मस्जिदों में ठिकाना बनाते हैं। दिल्ली में भी ऐसी कुछ मस्जिदें हैं जहां पिछले कुछ दिनों में तबलीगी जमात से जुड़े लोग पहुंचे। जहांगीरपुरी की मस्जिद में भी ऐसे ही लोग ठहरे हुए हैं। ये लोग जो पश्चिम बंगाल के हैं, यही कारण था, नहीं तो हम इनको उसी दिन पे जो है इनको भिजवा दिया होता। और दूर दराज का होने की वजह से ये हमारी मजबूरी थी कि हम इनको कहीं भेज नहीं सकते थे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का ये आदेश था कि जो जहाँ है वो वहीं पे एकदम से लोग हो जाए। ऐसे 9 विदेशी जाकिर नगर की मस्जिद में भी मौजूद हैं और 22 मार्च से मस्जिद में ही रह रहे हैं। लेकिन तबलीगी जमात से जुड़े लोगों पर अब जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि बड़ी संख्या में विदेशी लोगों की मौजूदगी के बावजूद कोई सावधानी नहीं बरती गई। दूसरा आरोप यह है कि लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू के दौरान हजारों लोगों को साथ लेकर कार्यक्रम किया गया। तीसरा आरोप यह है कि लोगों के बीमार होने के बावजूद इसकी जानकारी सरकार को देने की बजाय उन्होंने छुपाने की कोशिश की। चौथा आरोप यह है कि सैकड़ों विदेशी लोगों की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम के बाद लोगों को पूरे देश में भेज दिया गया और सूत्रों के मुताबिक अब विदेश से आए लोगों पर वीजा के नियमों के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। आरोप है कि टूरिस्ट वीजा पर भारत आए ये लोग धार्मिक प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं। इस बीच झारखंड में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया और इसका ताल्लुक भी तबलीगी जमात से ही। इस्लाम के प्रचार के लिए मलेशिया से आई ये महिला तबलीगी जमात से जुड़ी है और जमात से जुड़े लोगों की तलाश करते हुए सरकारी एजेंसियां रांची में इस महिला के पास पहुंची। कोरोना वायरस के टेस्ट में महिला पॉजिटिव पाई गई है। अब तक झारखंड में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया था। महिला जो एसिम्प्टोमेटिक है, अर्थात उसे कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन कोरोना का टेस्ट उसको पॉजिटिव आया है और वो खेलगांव के क्वारंटीन सेंटर में वहां रखी गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के खतरे को नजरअंदाज कर निजामुद्दीन में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम पर नाराजगी जताई। इस वक्त नवरात्र के टाइम चल रहा है, लेकिन कहीं हम नहीं देखते कि लोग इकट्ठे हो रहे हैं। गुरुद्वारे सारे बंद कर दिए गए हैं, मस्जिदों के अंदर लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। ऐसे में इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिल्कुल गलत था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली के निजामुद्दीन थाने के एसएचओ तबलीगी जमात के आयोजकों से मरकज को फौरन खाली करने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। बताया भी जा रहा है कि ये वीडियो 23 मार्च का है। करने के और वार्निंग देने के बावजूद भी वहां पे मरकज में हमेशा 1,500 से 2,000 की गैदरिंग है। बात है ना? पहले से है या बाद से? आप मेरी बात को सुनिए जी, पहले आप मेरी बातों को मेरी वे में सुन लीजिए, समझ लीजिए। हाँ, अब ये आप लोगों के लिए आसानी के लिए है। अगर मैं बुला के इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करा रहा हूँ और ऊपर सीसीटीवी कैमरा, तो उसका कोई पर्पज है? बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है। 5 आदमी से ज्यादा होंगे नहीं, सारे रिलीजियस प्लेसेस बंद है और ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए, ये मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, मेरे पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये आप लोगों की सुरक्षा के लिए है। आप लोग जितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ही जी जाएंगे, बचेंगे। लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है ये। वो कुछ नहीं देख रहा, रिलीजन रिलेटेड चीज नहीं देख रहा। तो आप लोगों को बार बार आगाह करने के बावजूद भी ये चीज समस्या हल नहीं हो रही है। अब मैं आपको जो आपके हाथ में नोटिस है, ये नोटिस आपको दे रहा हूँ और मोहम्मद असाद साहब के नाम पे दे रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी इश्यू निकला और आप लोगों ने इसको बिल्कुल तुरंत प्रभाव से क्लियर नहीं किया तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन के लिए मजबूर हूँ।
सर हम आप कह रहे हैं हमने 1,500 लोग कल भेजे हैं यहाँ से, और अभी भी अभी कितने लोग हैं वहाँ? अभी 2,500 में से एक रह रहे हैं, 1,500 हम भेज चुके हैं और अब भी भेज रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ अभी कितने लोग हैं मरकज में? 1,000 हैं। वो कहाँ के हैं? सब दिल्ली से बाहर के, दिल्ली का कोई कहाँ के? कोई लखनऊ का है, कोई बनारस का है, कोई खतौली का है, बिजनौर का, कोई खतौली का, इस तरह ये सब जाना चाहते हैं, लेकिन बॉर्डर सील है, क्या करें बताइए। हम इनको अभी भी आपको जिस वे में निकालने के लिए हम तैयार हैं। आप इनको SDM साहब से बात कर लीजिए। आप हमें नंबर दे सकते हैं, हम बात कर रहे हैं उनसे। ये आप इस तरह की बातें मत मेरे से करो यार, आपके पास SDM का भी नंबर नहीं है। ACP साहब, आप मेरी बात सुनो, आप इस तरह की बातें मत करो। आप पढ़े लिखे बंदे हैं यार, आप ऐसी बातें मत करो। मैं दे दूंगा SDM साहब का भी नंबर, पर आप इस तरह की बातें ना करें कि आपको SDM का भी नंबर नहीं पता। आप यहाँ पे इतना बड़ा मरकज चला रहे हैं, हमेशा 2,000 की गैदरिंग होती है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, सारे लोग होते हैं। अगर मैं इस वे में बात कर रहा हूँ और इस तरह से आपको गंभीरता बता रहा हूँ यहाँ बुला के, तो उसका पर्पज है। हम आपको बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बता रहा हूँ। अब आप सुनिए मेरी बात को, SDM साहब से संपर्क करें तुरंत। और जैसे कि आज भी कुछ आए हैं, इस तरह के नहीं आएंगे, स्पेशल ब्रांच के हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सीनियर अफसरों के फोन आए हैं। अभी वो सारे के सारे आपसे वो नहीं करेंगे, मेरे थ्रू करेंगे। तो मैं इस चीज को आपको सख्त शब्दों में ये आपको कन्वे कर रहा हूँ बात को, तुरंत प्रभाव से इसको कीजिए। और अभी आप SDM साहब से संपर्क कीजिए, गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज देंगी, जिसको आगे बसेस से निकालना है वैसे होगा, मैनेज कीजिए। ये 3-4 दिन से कर रहा होगा, ये 3-4 दिन से आप इतने गंभीर हुए होते तो अब तक खाली होता। तो सर कल हम आए थे, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, जो मैंने कहा मैंने सुन ली। कल आए थे और कल के बाद भी सिचुएशन वही की हो रही है। इस बात पे मेरे को 1 सेकंड सुन लीजिए, आर्गू नहीं करना। मैंने आपको ये बता दिया, SDM साहब का भी नंबर लाके दे दो, मैं SDM साहब से खुद भी बात कर लेता हूँ और आपके सामने करता हूँ। पर इसके बाद अगर मैंने ये चीजें कर ली तो मैंने आपको नोटिस दे दिया, बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर। लेकिन